लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी से बात करते हुए मैं ये आपसे पूछूंगा कि कर्नाटक क्षेत्र में जो नदी का प्रवाह और प्रभाव, तो उसकी दृष्टि से क्या मुख्य मसले हैं जो कि वहाँ की राजनीति पे और आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं? देखिए, नदियों का असर तो हमेशा हर जगह रहा है जी। और अगर आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग करके देखना चाहें तो अगर मैं दक्षिण भारत को टेम्पल सेंट्रिक सोसाइटी कहूँगा तो उत्तर भारत रिवर सेंट्रिक है जी। जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर चलते जाएंगे नदी का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन नगर नदी पर नहीं बसा है। सिग्निफिकेंस मंदिर का है। हाँ, मंदिर का है। मंदिर पहले बनता है और उसके चारों दिशाओं में 4 द्वार बनते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, और उनके हिसाब से शहर बसता है। यहाँ नदियों के किनारे होता है सब कुछ। अब कर्नाटक चूंकि उस तरह से एकदम गोवा से लगा हुआ, महाराष्ट्र बिल्कुल बगल में, तो और जो पश्चिमी तट है उसका, तो एक मज़ेदार बात है कि तुंगभद्र नदी जी कर्नाटक को लगभग बीच से काटती है। तुंगभद्र को अगर आप सीमा मान लें तो एक दक्षिण कर्नाटक है, एक उत्तर कर्नाटक है। जो मैं पहले एक वीडियो में आपके उल्लेख किया मैंने कि संगीत के सिलसिले में, वो यहाँ भी दिखाई देता है जी। जितनी उत्तर कर्नाटक में लोग हमेशा लड़ते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थीं और भागते दौड़ते रहते थे, जगह बदलनी पड़ती थी, तो वो बहुत स्थिर रूप से बैठकर कोई रचना कर नहीं सकते थे। तो कविताएं जी, और वो भी छोटी कविताएं आपको उत्तर कर्नाटक में मिलेंगे। अच्छा। और अगर आप दक्षिण में चले जाएंगे जहाँ वाडियार का शासन था जी, और इतने लंबे समय तक उनका शासन चला, तो सारा संगीत, सारे बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ, ये सब दक्षिण कर्नाटक में लिखे गए, एक भी उत्तर में नहीं है जी। अब चूंकि सारी बड़ी रचनाएं दक्षिण में हुई तो दक्षिण ने यह मानना शुरू कर दिया कि वो उत्तर से श्रेष्ठ है जी। और एक सीमा रेखा मानी गई, एक गांव जिसका नाम हरिहर है जी, कि हरिहर के उस पार बेटी तक नहीं ब्याहनी, भेजना ही नहीं किसी को, वो बिल्कुल बेकार इलाका है। अफसर पोस्टिंग नहीं लेने को तैयार होते हरिहर के उस पार, मतलब तुंगभद्र के दूसरी तरफ। वो इतना छोटा नीचा अपने से कमजोर मानते हैं, उसके कारण ऐतिहासिक है जी। ये लोगों को समझ में, उनकी निहित भावना है, ये उनके मन में आता है, लेकिन उसकी वजह अगर उनको समझ में आए तो शायद वो ना करेंगे जी। तो ये पूरा हरिहर का आप किसी से कह देते हैं कि आप हरिहर के बाईं ओर के हैं कि दाईं ओर के, तो तय हो जाता है कि आप बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। अब ये अजीब सी स्थिति है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता है कि नदी आपको विभाजित करती है और नदी के एक तट पर बुद्धिमान लोग रहते हैं और दूसरे पर नहीं रहते। ऐसा तो नदी ने तो नहीं किया, तो आप ही का है। और आपके मन में ये बात इसलिए आई कि आपने ग्रंथ रचे, आपने संगीत को प्रमोट किया, आपने, क्योंकि आपके यहाँ शांति थी। तो ये माधवाचार्य ने दक्षिण कर्नाटक में थे जी। पूरा जो उनका सिद्धांत है, माधवाचार्य अपनी बात कह के इस दुनिया से विदा हो गए। 300 बरस तक उत्तर कर्नाटक को पता ही नहीं चला कि माधवाचार्य भी कोई थे और उन्होंने कोई क्योंकि वो ये समझते होंगे कि लिख ही नहीं सकते। नहीं, वो उन तक पहुंचा ही नहीं उस नदी के कारण। भला हो व्यापारियों का जी कि वो माधवाचार्य को नदी पार करा के उत्तर ले गए और तब उत्तर वालों को पता चला कि माधवाचार्य भी थे और तब आप अद्वैत सिद्धांत पर। बहुत दिलचस्प बात जी। तो ये जो विभाजन होते हैं ना, और इनसे जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, ये उसका एक बहुत नमूना है जी हाँ, उसका उदाहरण। और ये सीमित नहीं है कर्नाटक तक। आप गुजरात में जाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा, आप बिहार जाएंगे तो भी, बारो और मझौआ 2 गांव हैं बिहार में
जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को आप कुछ समझा नहीं सकते। वो कुछ अंश में यहाँ भी कहा जाता है कि जो हरियाणा के उस लोग उस तरफ के हैं, उन्होंने कहा हमने जमुना पार नहीं जाना है। हाँ, तो वो तो है ही है। अरे पुराने ज़माने में नई दिल्ली तो होती नहीं थी, रायसीना कहा जाता था, गांव था एक, तो वो रायसीना जाने को राज़ी नहीं होते थे पुरानी दिल्ली के लोग कि हम रायसीना जाएंगे, ऐसे ख़राब दिन आ गए हमारे, बताइए। मतलब नई दिल्ली जाने को राज़ी नहीं होते थे लोग, ये हालत थी उस समय। तो ये विभाजन और स्टीरियोटाइपिंग हमारी उसका हिस्सा है, लेकिन इसके कारण ऐतिहासिक है। ये कुछ कारण निहित हैं जो समझने चाहिए, तो फिर तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान दरअसल इसकी जो बुनावट है वो कैसी है। धन्यवाद, और हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।